सो हेलो एवरीवन, सभी को हाय हेलो नमस्ते। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपना बायोकेमिस्ट्री का लास्ट क्लास है जिसमें हम 250 से लेके लास्ट के बचे 300 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसमें हमने अलग अलग के बचे हुए टॉपिक ऐड कर लिए, जैसे आपके रेडियो इम्यूनो एस्से हो गए, इसके अलावा PCR हो गया। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो बचे कुचे हैं वो हम देख लेंगे। क्लियर बात है। दूसरी चीज़, जो लोगों का राजस्थान NHM का एग्ज़ाम दिया है, काफ़ी अच्छे फीडबैक आ रहे हैं कि जो हमारे साथ जुड़े रहे उनका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया है। जो हमने टेक्निकल पोर्शन पढ़ाया बिल्कुल A to Z सारी चीज़ें वहीं से आई हैं। ठीक है, और खासकर वन लाइनर सीरीज़ से। वन लाइनर सीरीज़ आप लोग के लिए वरदान है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसको ज़रूर देख लेना, उसको बिल्कुल जहन में बैठा लेना। क्लियर बात। बाकी बचे हुए जो एग्ज़ाम्स है, जैसे त्रिपुरा का हो गया, DSSB का हो गया, इसके अलावा BSF-LT का हो गया, साथ में साथ बिहार की और यूपी की जो अपकमिंग वैकेंसीज़ है उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। क्लासेस लगातार चलती रहेंगी और नोट्स टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। बिल्कुल एक भी रुपये आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज बायोकेमिस्ट्री का द एंड करते हैं, उसके बाद आप लोग कमेंट में बताना अगला लेक्चर कौन से टॉपिक का शुरू करें। ठीक है, बात करते हैं हम रेडियो इम्यूनो एस्से किस पर आधारित होती है। ठीक है, रेडियो इम्यूनो एस्से इज बेस्ड ऑन। रेडियो इम्यूनो एस्से ये किस पर बेस्ड होती है? पहला ऑप्शन आपके पास है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स एंड एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी एंटीजन प्रेसिपिटेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रिंसिपल और क्रोमोजेनिक रिएक्शन। अब आपको बताना है इनमें से रेडियो इम्यूनो एस्से किस पर बेस्ड होती है। ठीक है, बताओ। इजी क्वेश्चन है, सबसे हो जाना चाहिए। ठीक है, देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रिंसिपल तो इलेक्ट्रोफोरेसिस पे आधारित होती है। क्रोमोजेनिक रिएक्शन और एंटीबॉडी एंटीजन प्रेसिपिटेशन ये सब तो होता नहीं। रेडियो इम्यूनो एस्से में हम क्या करते हैं? जनरली रेडियो आइसोटॉप्स का यूज़ करते हैं और हल्के, ठीक है, हल्के रेडियो आइसोटॉप्स का यूज़ करते हैं। किसके लिए? एंटीबॉडीज़ और थोड़े बहुत हार्मोन के पता लगाने के लिए। क्लियर बात है। तो रेडियो इम्यूनो एस्से किस पर आधारित होती है? ऑप्शन ए इज द राइट, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स एंड एंटीबॉडीज। इट यूजेस रेडियो लेबल्ड सब्सटेंस टू डिटेक्ट मिनट क्वांटिटीज ऑफ एंटीजन और हार्मोन। ठीक है, यह रेडियो धर्मी पदार्थों द्वारा बहुत कम है, ये चीज़ ध्यान रखना, काफ़ी ट्रेस अमाउंट में बहुत कम मात्रा में एंटीजन या हार्मोन का पता लगाता है। क्या? रेडियो इम्यूनो एस्से। ये चीज़ क्लियर है। आगे बढ़ जाओ। PCR तकनीक में कौन सा एंजाइम प्रयोग होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। ये बहुत एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन है। 11th और 12th की NCERT में बायोटेक्नोलॉजी में बहुत क्लियरली दिया हुआ है, इसलिए नीट के एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, PCR की टेक्निक में कौन सा एंजाइम प्रयोग होता है? किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं? विच एंजाइम यूज्ड इन PCR? ठीक है, PCR का फुल फॉर्म क्या पहले तो वो बताओ। पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, ये होता है PCR। ये चीज़ क्लियर है। अब इसके अंदर हम कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। एमाइलेज, DNA लाइगेज, टैग पॉलीमरेज या पेप्सिन। ठीक है, तो हम बात कर रहे होंगे अगर PCR की पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की, तो इसके अंदर हम यूज़ करते हैं टैग पॉलीमरेज। टैग में एक चीज़ बताओ, टैग क्या मतलब क्या है? टैग का मतलब होता है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस, ये जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है ये थर्मस एक्वेटिकस से लिया गया है, इसीलिए इसका नाम टैग पॉलीमरेज है। फुल नाम इसका टैग का मतलब थर्मस एक्वेटिकस। क्लियर बात है। तो कौन सा एंजाइम हम PCR टेक्निक में यूज़ करते हैं? टैग पॉलीमरेज। ये चीज़ ध्यान रखना, किससे प्राप्त हुआ था? थर्मस एक्वेटिकस से। टैग पॉलीमरेज इज ए हीट स्टेबल एंड सिंथेसाइज्ड DNA ड्यूरिंग PCR। टैग पॉलीमरेज गर्मी सहन करने वाले एंजाइम है। यानी हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि PCR टेक्निक में कौन सा एंजाइम हीट से स्टेबल है, तो भी राइट आंसर आपका टैग पॉलीमरेज ही होगा। ठीक है, एंड सिंथेसाइज्ड DNA ड्यूरिंग PCR, जो PCR में DNA बनाता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। क्लियर। आगे बढ़ जाओ। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज क्या होती है? इन TLC का मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसको भी TLC बोलते हैं। ठीक है, इन TLC व्हाट इज द स्टेशनरी फेज? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज क्या है? लिक्विड की लेयर है, सिलिका जेल की प्लेट है, गैस है या नन ऑफ द अबव है। ठीक है, अब बताना है कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज जो होती है वो होती है सिलिका जेल की प्लेट। क्लियर बात है। सिलिका जेल एक्ट एज द सॉलिड एब्जॉर्बेंट इन TLC में सिलिका जेल एब्जॉर्बेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, एब्जॉर्बेंट मतलब कोई भी चीज़ होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या? सिलिका जेल प्लेट। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में प्रिंसिपल क्या है? हमने बताया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, हमने बहुत जितने भी इंस्ट्रूमेंट है अपनी कलरीमेट्री हो गई, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हो गई, हर एक सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूज मशीन हो गया, हर एक इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल देखते चल रहे हैं और प्रिंसिपल याद कर लेना, प्रिंसिपल से क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर?
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? डेंसिटी, लाइट एब्जॉर्बेंस, ऑस्मोसिस या सरफेस टेंशन। अब बताओ। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है? लाइट एब्जॉर्बेंस, ठीक है, यानी प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की प्रिंसिपल होती है। इट मेजर एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय सॉल्यूशंस एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। ये चीज़ ध्यान रखना, पहली चीज़ तो स्टार्ट कर लेना। लाइट कब एब्जॉर्ब करेगी? स्पेसिफिक वेवलेंथ पर, यानी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य, एक स्पेसिफिक तरंगदैर्घ्य पर ही लाइट को एब्जॉर्ब करेगी। इट मेजर एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय सॉल्यूशंस एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, या विशेष वेवलेंथ पर सॉल्यूशंस द्वारा एब्जॉर्ब की गई लाइट को मापता है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का प्रिंसिपल क्या हुआ? इट मेजर्स एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट, पहली चीज़ तो, और दूसरा एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पर यानी एक स्पेसिफिक लैम्डा पर मेजर करेगी लाइट की एब्जॉर्बेंस को। क्लियर बात है? आगे बढ़ जाओ। पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग। देखो आपने नाम सुना होगा पीओसीटी, वो पीओसीटी नहीं जो आउटसोर्सिंग पर काम करते हैं, वो अलग ग्रुप है, ठीक है, वो ग्रुप है। एक होती है पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं पीओसीटी। इसका मुख्य लाभ क्या है? इसका मुख्य लाभ बताओ। पीओसीटी का बेनिफिट, मेन बेनिफिट, स्लो एनालिसिस, रिमोट रिजल्ट्स, रैपिड बेडसाइड रिजल्ट्स या नीट लार्ज इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब ये चीज़ आज के आज ही याद कर लेना कि जब भी हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग या पीओसीटी की, तो इसका क्या होता है? फास्ट रिजल्ट आता है, बेड साइड रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आज के बाद बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना कि पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, इसका मीनिंग होती है बहुत तेज रैपिड रिजल्ट्स, ठीक है। पीओसीटी ऑफर इमीडिएट डायग्नोस्टिक रिजल्ट नियर द पेशेंट। पीओसीटी मरीज के पास तुरंत परिणाम देने वाले टेस्ट है, यानी हमें अगर कोई इमीडिएट डायग्नोस्टिक चाहिए, ठीक है, मान लो किसी की इमीडिएट सर्जरी होनी है, इमरजेंसी सर्जरी होनी है, तो पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग में क्या होगा? हम उसको इमीडिएट डायग्नोस कर सकते हैं पेशेंट के पास ही, नियर द पेशेंट। ये चीज़ ध्यान रखना, आज के बाद याद कर लेना। पीओसीटी का बेनिफिट क्या है? रैपिड एंड बेड साइड रिजल्ट। बेड साइड रिजल्ट मतलब नियर द पेशेंट, नियर द पेशेंट यानी पेशेंट के पास ही हमें तुरंत इमीडिएट रिजल्ट मिल जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट पैनल से संबंधित। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में सोडियम की नॉर्मल रेंज क्या है? सोडियम कैसे डिनोमिनेट करते हैं? Na+ से डिनोमिनेट करते हैं। तो सोडियम की अपने बॉडी में क्या नॉर्मल रेंज है? 125 से 135 एम इक्विवेलेंट पर लीटर, 135 से 145 एम इक्विवेलेंट पर लीटर, 145 से 155 एम इक्विवेलेंट पर लीटर, या 155 से 165 एम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। आपको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में सोडियम हो गई, इसके अलावा पोटेशियम, क्लोराइड, इन सारे इलेक्ट्रोलाइट्स के आपको नॉर्मल रेंज याद होने चाहिए। और नॉर्मल रेंज से संबंधित मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने ट्रिक के साथ पूरी नॉर्मल रेंज याद कराने की कोशिश की है जितने भी आपके DMLT कोर्सेज में है, तो वो वीडियो भी जरूर देख लेना, ठीक है। तो अगर हम बात करें सोडियम की अगर नॉर्मल रेंज बॉडी में कितनी होती है, तो वो होती है 135 से 145 एम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर बात है? दिस रेंज इज़ वाइटल फॉर नर्व एंड मसल फंक्शन। यह रेंज नसों और मांसपेशियों के कार्य के लिए आवश्यक होता है। इट इज़ वाइटल फॉर नर्व एंड मसल फंक्शन। ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर बात है? आगे बढ़ जाओ। इम्यूनोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें, इम्यूनोकेमिस्ट्री में कौन सा टेस्ट एंटीबॉडी पहचानने के लिए प्रयोग होता है? विच टेस्ट इज़ यूज्ड इन इम्यूनोकेमिस्ट्री टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज़, ठीक है। हमें क्या डिटेक्ट करनी है? एंटीबॉडीज़। किसके अंदर? इम्यूनोकेमिस्ट्री के अंदर। तो हम कौन सा टेस्ट कर लेंगे? एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी ऑप्शन पढ़ते जाओ, अगर एंटीबॉडीज़ है और ऑप्शन में एलाइजा है तो एलाइजा कभी गलत नहीं होगा, हमेशा आंख मार के टिक कर देना, ठीक है। एंटीबॉडीज़ की डिटेक्शन के लिए हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं? इम्यूनोकेमिस्ट्री के अंदर एलाइजा। क्लियर बात है? बाकी सेंट्रीफ्यूगेशन तो एंटीबॉडीज़ को नहीं डिटेक्ट करता, वो सेपरेशन के लिए आता है, TLC अभी हमने देखी। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री लाइट एब्जॉर्बेंस के काम आता है। तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्लियर बात है? तो अगर इम्यूनोकेमिस्ट्री में एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी हो तो एलिजा टेस्ट लगाएंगे। फुल फॉर्म क्या है एलिजा का? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्लियर बात है? एलिजा डिटेक्ट एंटीजन और एंटीबॉडीज यूजिंग एन एंजाइम लिंक्ड रिएक्शन, ठीक है। एलिजा एक एंजाइम रिएक्शन के माध्यम से एंटीबॉडी या एंटीजन को पहचानता है। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। ऑटोमेटेशन इन बायोकेमिस्ट्री से क्या लाभ होता है, क्या बेनिफिट होता है? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ऑटोमेशन इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। ऑटोमेशन इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, इससे हमें क्या बेनिफिट्स हैं? स्लो प्रोसेसिंग होती है, ह्यूमन एरर इंक्रीज हो जाता है, फास्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट आता है, या मोर सैंपल वेस्टेज आता है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, हमें देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन को, हमसे क्या पूछ रहा है? बेनिफिट पूछ रहा है या लाभ पूछ रहा है। अब एक लैब उठा लो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की एक लैब है, उसके अंदर हमें लाभ खोजना है, ठीक है, यानी हमें बेनिफिट खोजनी है।
तो अगर स्लो प्रोसेसिंग होगी तो वो लाभ है, बेनिफिट है या नुकसान है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, नुकसान है, तो ये चीज़ गलत है, हमें फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए। ह्यूमन एरर इंक्रीज, हम टेस्ट में क्या गलतियाँ कर सकते हैं, तो इससे बेनिफिट होगा या नुकसान होगा, इससे भी नुकसान होगा। इसके अलावा हम मोर सैंपल वेस्टेज, ठीक है, हम सैंपल को वेस्ट कर रहे हैं, इससे भी बेनिफिट होगा या नुकसान होगा, सिंपल सी बात है, नुकसान होगा। तो बेनिफिट हमें कहाँ मिलेगा, फास्ट रिजल्ट है और एक्यूरेट रिजल्ट है, सिंपल सी बात है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। छोटे छोटे वर्डिंग से आपको नहीं भी आता रहेगा क्वेश्चन ना, तो सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री में ऑटोमेटेशन से क्या होता है, फास्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं हमें क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के अंदर। क्लियर बात है। ऑटोमेटेशन रिड्यूस मैनुअल एरर्स एंड इन्हांस स्पीड, ठीक है, ऑटोमेटेशन से काम तेज और सटीक होता है और मानवीय गलती कम होती है। आगे बढ़ जाओ। क्रोमेटोग्राफी किस पर आधारित होती है, क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन प्रोटीन फोल्डिंग, सेपरेशन बाय पोलैरिटी और साइज, कैपिलरी एक्शन या प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। अब बताओ क्रोमेटोग्राफी, देखो बची हुई एक इंस्ट्रूमेंट थी क्रोमेटोग्राफी, वो भी हमने इसमें कवर कर दिया, ठीक है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हो गई, कलरीमेट्री हो गई, बची हुई क्रोमेटोग्राफी, ये भी आज पढ़ लो, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी किस पर बेस्ड होती है बताना है, क्या प्रोटीन फोल्डिंग पर बेस्ड होती है, क्या सेपरेशन ऑफ बाइपोलैरिटी और साइज पे बेस्ड होती है, कैपिलरी एक्शन पे या प्रेशर डिफरेंस पे। तो हम बात करेंगे अगर क्रोमेटोग्राफी की, तो ये बेस्ड होती है सेपरेशन बाय पोलैरिटी और साइज, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड ड्यू टू डिफरेंस इन पोलैरिटी और मॉलिक्यूलर साइज, अणुओं को उनके पोलैरिटी हो गई या आकार हो गया, साइज हो गया, इसके अनुसार अलग किया जाता है किसके अंदर, क्रोमेटोग्राफी के अंदर। क्लियर बात है, इतनी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ जाओ। पीसीआर में एनेलिंग स्टेप में क्या होता है, देखो पीसीआर के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, पीसीआर में आप पढ़ रहे हो तो एक ट्रिक हमेशा याद रखना, DAE, डाई इसको बोलते हैं, ये होता है स्टेप्स ऑफ पीसीआर, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं और बहुत बार बने हुए हैं। क्या क्या स्टेप है, D फॉर डीनेचुरेशन, A फॉर एनेलिंग और E फॉर एक्सटेंशन, 3 स्टेप होते हैं ना पीसीआर के। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सुनो, पहला स्टेप क्या होता है पीसीआर का, डीनेचुरेशन, बीच का स्टेप एनेलिंग होता है, लास्ट का स्टेप एक्सटेंशन होता है। तो ये ट्रिप हमेशा याद रखना। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, एनेलिंग स्टेप में क्या होता है, बीच वाले स्टेप में क्या होता है, किसके अंदर, पीसीआर के अंदर। व्हाट्स हैपन इन द एनेलिंग स्टेप ऑफ पीसीआर, क्या डीएनए ब्रेक होता है, प्राइमर बाइंड्स टू डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं, डीएनए इज कॉपीड या एंजाइम डीनेचर। अब बताओ, ठीक है। तो हम पीसीआर में अगर एनेलिंग स्टेप की बात करेंगे तो इसमें प्राइमर्स बाइंड कर जाएंगे डीएनए स्ट्रैंड से। क्लियर बात है। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्राइमर्स बाइंड्स टू डीएनए स्ट्रैंड। एट दिस स्टेप प्राइमर्स अटैच टू देयर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस, इस स्टेप में प्राइमर अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस से जुड़ते हैं। ये चीज़ क्लियर ध्यान रखना। तो पीसीआर में एनेलिंग स्टेप में क्या होता है, प्राइमर अटैच टू देयर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंसेस। क्लियर बात है। आगे बढ़ जाओ। रेडियो इम्यूनोएस्से में किस रेडियोधर्मी तत्व का उपयोग कॉमनली किया जाता है, सामान्यतः किया जाता है। कल भी ये मैंने चीज़ बताई थी, आज भी बता रहा हूँ। विच रेडियो एक्टिव आइसोटॉपिक कॉमनली यूज इन रेडियो इम्यूनोएस्से, ठीक है। रेडियो इम्यूनोएस्से के अंदर आयोडीन 125, कोबाल्ट 60, यूरेनियम 238 या कार्बन 14 कौन से रेडियो आइसोटॉप का कॉमनली यूज़ करते हैं। तो हमने कल बताया था आयोडीन 135, आज बता रहा हूँ आयोडीन 125, ठीक है। दोनों याद रखना। आयोडीन 125 इमिट लो एनर्जी गामा रेज, आइडियल फॉर सेंसिटिव इम्यूनोएस्से। क्लियर बात है। आयोडीन 125 कम ऊर्जा वाले गामा किरण उत्सर्जित करता है जो कि संवेदनशील इम्यूनोएस्सेज के लिए उपयुक्त होता है। तो हम जनरली क्या यूज़ करते हैं रेडियो इम्यूनोएस्से के अंदर, कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप यूज़ करते हैं जनरली, आयोडीन 125। क्लियर बात है। आगे बढ़ जाओ। पीसीआर में थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज कौन सा है, मैंने बताया था ना, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि थर्मली स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज कौन सा है, कौन सा थर्मली स्टेबल होता है, कौन सा एंजाइम। अब बताओ, डीएनए पॉलीमरेज 1, टैक पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या लाइगेज। थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि थर्मली स्टेबल क्या होता है, टैक पॉलीमरेज। कैसे याद रखोगे सर, थर्मस एक्वेटिकस से मिला था, और थर्मस का मतलब क्या होता है कि थर्मल से बचा रहेगा, थर्मल यानी हाई हीट से बचा रहेगा, हीट स्टेबल होगा। क्लियर बात है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा टैक पॉलीमरेज। क्लियर बात। टैक पॉलीमरेज इज हीट स्टेबल एंड विथ स्टैंड द हाई टेम्परेचर ऑफ डीनेचुरेशन स्टेप इन पीसीआर। टैक पॉलीमरेज उच्च तापमान सहन कर सकता है जो पीसीआर के डीनेचुरेशन स्टेप के लिए आवश्यक है। क्लियर बात है। आगे बढ़ जाओ। क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज क्या होती है, इन क्रोमेटोग्राफी व्हाट इज द मोबाइल फेज, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी के अंदर आपको मोबाइल फेज बताना है, ये क्या होता है, ठीक है। सॉलिड एब्जॉर्बेंट होता है, लिक्विड और गैस दैट मूव्स होते हैं,
स्टेशनरी सरफेस होता है या सैंपल ऑनली। अब आपको बताना है क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज क्या होती है। तो सिंपल सी बात है, क्रोमेटोग्राफी में अगर मोबाइल फेज की बात करें तो होता है लिक्विड और गैस जो मूव करते हैं। क्लियर बात है, इसको हम बोलते हैं मोबाइल फेज। ठीक है, मोबाइल फेज मतलब क्या करना, मूव करना। सिंपल सी बात है। मोबाइल क्या होता है, एक होता था, देखो अब कैसे याद रखोगे, बचपन में एक आपने सुना होगा लैंडलाइन फ़ोन ऐसे होता है ना, इसके ऊपर आप घंटी उठा लेते हो, फ़ोन आती है। तो इसमें आप क्या करते हो, खड़े खड़े एक जगह बात कर सकते हो। फिर आया मोबाइल का ज़माना। मोबाइल आप हाथ में लेके जेब में रख के एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी लेके जा सकते हो। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें क्रोमेटोग्राफी में, उसके अंदर मोबाइल फेज का क्या मतलब होता है, लिक्विड और गैस जो कि मूव कर सकते हो। सिंपल सी बात है। तो लिक्विड और गैस जो मूव कर सकते हैं वो होते हैं मोबाइल फेज क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है, मोबाइल फेज हेल्प कैरी द सैंपल थ्रू द स्टेशनरी फेज फॉर सेपरेशन। मोबाइल फेज नमूने को स्टेशनरी फेज के माध्यम से ले जाती है, जिससे सेपरेशन होता है, पृथक्करण होता है। क्लियर बात है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड मापन किस टेस्ट से होता है। अगर हमें नापना हो सोडियम, साथ के साथ पोटेशियम और क्लोराइड, ठीक है, ये 3 मेजरमेंट अगर हमें करने हो तो इन 4 ऑप्शंस में से हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, CBC, LFT, इलेक्ट्रोलाइट पैनल या लिपिड प्रोफाइल। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबसे हो जाएगा। देखो, जब भी हमें सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ये 3 चीज़ देखनी हो, इलेक्ट्रोलाइट पैनल टेस्ट लगाते हैं। क्लियर बात है। CBC में हम क्या करते हैं, हीमेटोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, उसके हीमोग्लोबिन हो गए, TLC, DLC ये सारे। LFT में हम लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। ठीक है, लिपिड प्रोफाइल में हम सारे लिपिड्स को देखते हैं, HDL, LDL सारी चीज़ें। ठीक है, फिर बचा इलेक्ट्रोलाइट पैनल। इलेक्ट्रोलाइट पैनल में हम क्या करते हैं, शरीर के माइक्रो एलिमेंट्स जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, इन सारी चीज़ों का हम टेस्ट लगाते हैं। क्लियर बात है। इलेक्ट्रोलाइट पैनल टेस्ट द बॉडी फ्लूइड्स एंड आयन बैलेंस। क्लियर बात है। इलेक्ट्रोलाइट पैनल शरीर के द्रव और आयन संतुलन की जांच करता है, ये चीज़ ध्यान रखना। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम किसके संतुलन में भूमिका निभाता है। ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम प्लेज अ रोल इन रेगुलेशन ऑफ। अब देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, रास मैकेनिज्म। बहुत डिटेल में मैंने ये पढ़ाया हुआ है उत्सर्जन तंत्र में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम डिटेल में बोले तो। ठीक है, ये किसके रेगुलेशन में हेल्प करता है, ग्लूकोज, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, प्रोटीन सिंथेसिस या DNA रेप्लिकेशन। अब आपको बताना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें रास मैकेनिज्म की, तो शरीर के वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाने में हेल्प करता है। क्लियर बात है। रास मैकेनिज्म क्या करता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। दिस सिस्टम कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस। ठीक है, यह प्रणाली रक्तचाप और तरल संतुलन को नियंत्रित करती है। इम्यूनोकेमिस्ट्री में कौन सी विधि एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रिया दर्शाती है। देखो, क्वेश्चन में करा चुका हूँ, बस लैंग्वेज चेंज है, थोड़ा सा टफर साइड है। ठीक है, विच मेथड इन इम्यूनोकेमिस्ट्री शोज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, जब भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की बात आएगी, आंख बंद करके एलिजा पे टिक कर देना। ठीक है, इम्यूनोकेमिस्ट्री में अगर पूछी जाए तो इम्यूनोकेमिस्ट्री में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कौन कराता है सर, एलिजा के अंदर देखते हैं। ठीक है, एलिजा इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एंटीजन और एंटीबॉडी यूजिंग एंजाइम लेबल्ड रिएजेंट्स। ठीक है, एलिजा एंजाइम लेबल रसायनों का उपयोग करके एंटीजन या एंटीबॉडी की पहचान करता है। आगे बढ़ जाओ। ऑटोमेटेशन से लैब में क्या लाभ होता है। थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन कराया था, एडवांटेज ऑफ ऑटोमेटेशन। ऑटोमेटेशन क्यों करते हैं, देखो, हमें मैनुअली कोई काम करना हो उसको अगर हम चेंज करके ऑटोमेटेशन में कर दे, यानी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लगे लेबोरेटरी में, तो हमें क्या फ़ायदा होगा, इंक्रीज मैनुअल वर्क इंक्रीज होगा, स्पीड कम हो जाएगी, इंक्रीज एक्यूरेसी एंड रिड्यूस एरर या लेस रिप्रोड्यूसिबिलिटी। देखो, ऑटोमेटेशन की जब भी बात करेंगे, हमें इंक्रीज क्या करना है, एक्यूरेसी इंक्रीज करनी होगी और साथ के साथ गलतियाँ, एरर्स को कम करने होंगे। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्लियर बात है। ऑटोमेटेशन इंप्रूव्स टेस्ट रिलायबिलिटी, स्पीड एंड कंसिस्टेंसी। ऑटोमेटेशन परीक्षण की विश्वसनीयता, गति और स्थिरता को बढ़ाता है। इम्यूनोएसे में सिग्नल डिटेक्शन किस पर आधारित होता है। ठीक है, इन इम्यूनोएसे सिग्नल डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन। इम्यूनोएसे में सिग्नल डिटेक्शन किस पर बेस्ड होता है, मैनुअल काउंटिंग, रेडियोग्राफिक डेंसिटी, एंजाइम और फ्लोरोसेंस सिग्नल या साउंड डिटेक्शन। ठीक है, अब बताओ, थोड़ा सा टफर साइड क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, एंजाइम और फ्लोरोसेंस सिग्नल। सिग्नल सच एज कलर और फ्लोरोसेंस
इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन या एंटीबॉडी। रोग या फ्लोरोसेंस जैसे संकेत एंटीजन एंटीबॉडी की उपस्थिति दर्शाते हैं। तो इम्यूनोअसे में सिग्नल डिटेक्शन क्या हुआ, एंजाइम और फ्लोरोसेंस सिग्नल। क्लियर बात है। पीसीआर तकनीक में पहला स्टेप देखो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आपको ये चीज़ जरूर याद रखना, ये ट्रिक DAE या डाई इसको बोलते हैं, ठीक है। डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन, 3 स्टेप किसके, पीसीआर के, ठीक है। आपसे पूछा गया पहला स्टेप, पहला चरण इन पीसीआर, तो पहला चरण क्या हो जाएगा सर, डीनेचुरेशन। क्लियर बात है। डीनेचुरेशन इन्वॉल्व्स हीटिंग द DNA टू, अब देखो इसका टेम्परेचर भी आपको याद रखना है, ठीक है। डीनेचुरेशन में DNA को क्या करते हैं, हीट करते हैं, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 94 से 96 डिग्री सेंटीग्रेड, टू सेपरेट द स्ट्रैंड। मतलब देखो एक DNA का स्ट्रक्चर मान लो ये है, ठीक है, ये स्ट्रैंड से DNA के आपस में 2 स्ट्रैंड जुड़े हुए हैं, ठीक है। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मान लो 94 से 96 डिग्री पर हम हीट करेंगे, जिससे इनका एक स्ट्रैंड ये अलग हो जाएगा और एक स्ट्रैंड ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों DNA के स्ट्रैंड जो आपस में ऐसे ऐसे जुड़े थे ये अलग हो जाएंगे, कॉइल के रूप में से अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, इसीलिए हम करते हैं डीनेचुरेशन। क्लियर बात है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये पहले स्टेप होती है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC में स्टेशनरी फेज क्या होती है, व्हाट इज द स्टेशनरी फेज इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड, गैस, सिलिका जेल, इथेनॉल। थोड़ी देर पहले बताया था। TLC यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट मत समझना, यहाँ पर होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसमें स्टेशनरी फेज क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज होती है सिलिका जेल। सिलिका जेल इज कॉमनली यूज द सॉलिड स्टेशनरी फेज इन TLC में आमतौर पर सिलिका जेल को स्थिर चरण के रूप में उपयोग किया जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में किस लॉ का उपयोग करते हैं। 4 लॉ आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के लिए क्या यूज़ करेंगे, फिक्स लॉ, बॉयल्स लॉ, बियर लैम्बर्ट्स लॉ या न्यूटन्स लॉ, अब बताओ। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में हम कौन से लॉ का यूज़ करेंगे, हम करेंगे बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ। क्लियर बात है। इट रिलेटेड एब्जॉर्बेंस विद कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ, या एब्जॉर्बेंस को सॉल्यूशन की एकाग्रता और पाथ लेंथ से जोड़ता है। क्लियर बात है। आगे बढ़ जाओ। फ्लेम फोटोमेट्री किस तत्व के विश्लेषण के लिए उपयुक्त है, फ्लेम फोटोमेट्री इज सुटेबल फॉर एस्टिमेशन ऑफ विच एलिमेंट, ठीक है। फ्लेम फोटोमेट्री हम किस तत्व के विश्लेषण के लिए करते हैं, आयरन, जिंक, सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम फॉस्फेट या लेड मरकरी। अब बताओ फ्लेम फोटोमेट्री हम किसके लिए करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। फ्लेम फोटोमेट्री हम कौन से एलिमेंट के लिए करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सोडियम और पोटेशियम। क्लियर बात है। फ्लेम फोटोमेट्री डिटेक्ट्स मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम बेस्ड ऑन लाइट इमिशन। यह तकनीक लाइट इमिशन के आधार पर सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को मापती है, ठीक है। तो फ्लेम फोटोमेट्री हमेशा जब भी ये नाम आए तो आपको सोडियम पोटेशियम दिमाग में आना चाहिए। क्लियर बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एलिजा में एंजाइम लेबल के रूप में समानता कौन सा एंजाइम उपयोग किया जाता है, विच एंजाइम इज कॉमनली यूज्ड इन एलिजा एज अ लेबल, ठीक है। यूरिएज, DNA पॉलीमरेज, हॉर्सेराइडिस पेरोक्सीडेज, HRP या ट्रिप्सिन, ठीक है। अब बताओ, ये मैंने पिछले क्लास में शायद ये 2-3 क्लास पहले ये क्वेश्चन कराया हुआ था, हम कौन सा एंजाइम एलिजा में एज अ लेबल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आया था HRP, ठीक है। HRP प्रोड्यूस अ कलर चेंज व्हेन सबस्ट्रेट इज एडेड, ठीक है। एलिजा किस पे बेस्ड होता है, कलर चेंज पर बेस्ड होता है। अब सिंपल सी बात है, अगर हम HRP डाल रहे हैं तो कलर चेंज शो करेगा जब भी सबस्ट्रेट ऐड करेंगे। क्लियर बात है। HRP सबस्ट्रेट के साथ प्रतिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है और रंग में बदलाव करता है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PCR एम्प्लीफिकेशन का परिणाम किस रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। PCR एम्प्लीफिकेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, PCR एम्प्लीफिकेशन किसके फॉर्मेशन के लिए करते हैं, सिंगल RNA स्ट्रैंड के लिए, मल्टीपल DNA कॉपीज़ के लिए, प्रोटीन्स के लिए, एंटीबॉडीज़ के लिए। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम जब भी बात करें PCR एम्प्लीफिकेशन की, तो इसका परिणाम किस रूप में प्राप्त होगा, इसका परिणाम प्राप्त होगा मल्टीपल DNA कॉपीज़ के रूप में। क्लियर बात है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। PCR मल्टीपल टारगेट DNA एक्सपोनेंशियली, PCR लक्ष्य DNA की एक्सपोनेंशियल मात्रा में कॉपीज़ बनाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड किसके लिए प्रयोग होता है, आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड इज यूज टू मेजर, ठीक है।
आयरन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड किसके लिए यूज़ करते हैं? एंजाइम, आयरन लाइक Na+K+, हार्मोन्स या एंटीबॉडीज। ठीक है, आयरन सेलेक्टिव किसके लिए यूज़ करते हैं अब बताओ। तो आयरन सेलेक्टिव मानिए हम एक स्पेशल सेलेक्टिव आयन्स के लिए यूज़ कर सकते, सबके लिए नहीं यूज़ कर सकते। अब नाम में आ रहा है आयन, तो क्या एंजाइम और हार्मोन या एंटीबॉडी ये आयन होते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बात करें आयन की तो आयन जैसे Na+ या K+, सिंपल सी बात है। आयंस लाइक Na+K+, इनके लिए यूज़ करते हैं आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड। इट सिलेक्टिवली मेजर्स स्पेसिफिक आयन इन अ सैंपल। ठीक है, यह तकनीक सैंपल में विशेष आयन जैसे सोडियम हो गए, पोटेशियम हो गए, इनको मापने के लिए होती है। आगे बढ़ जाओ। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन से दो सिद्धांतों का संयोजन होता है? इस क्वेश्चन को 5 स्टार टिप कर लेना। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कंबाइन विच टू प्रिंसिपल्स। इलेक्ट्रोफोरेसिस में, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन से दो प्रिंसिपल यूज होते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एलिजा, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इम्यूनो डिफ्यूजन, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड प्रेसिपिटेशन या क्रोमेटोग्राफी एंड टाइट्रेशन। अब देखो, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस दी गई है। ठीक है, अब इसको तोड़ो, एक वर्ड आ गया आपका इम्यून और एक वर्ड आ गया आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये क्या मिलकर बनाया? इन दोनों ने मिलकर बनाया आपका इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर बात है, ऑप्शन में खोज लो। इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एलिजा गलत हो जाएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी गलत ही है, क्रोमेटोग्राफी गलत ही है, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इम्यूनो डिफ्यूजन ये राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्लियर बात है। इट सेपरेट्स प्रोटीन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी प्रोटीन्स को कैसे सेपरेट किया जाता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा, और डिटेक्ट करता है देम यूजिंग एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इम्यूनो डिफ्यूजन में क्या होगा? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी। यह इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा प्रोटीन को अलग करता है और एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रिया से पहचानता है। क्लियर बात है। तो इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस ये चीज़ क्लियर है। ऑटोमेटेशन से किस प्रकार की गलती कम होती है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझो। क्वेश्चन ये मैंने जो कराया है वही है, लैंग्वेज देखो कैसे चेंज किया जाता है। विच एरर इज रिड्यूस बाय लेबोरेटरी ऑटोमेटेशन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम लेबोरेटरी में ऑटोमेटेशन कर रहे हैं तो इनमें से किसकी गलती, कौन सी गलती, कौन सा एरर कम हो जाएगा? मैनुअल डाटा एंट्री एरर कम हो जाएगा, कैलकुलेशन एरर कम हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन एरर कम हो जाएगा, या तीनों ही कम हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ऑटोमेटेशन कर दे रहे हैं तो मैनुअल डाटा एंट्री इसका काम खत्म, सारा काम डाटा एंट्री सारी मशीन करेगी, तो ये तो सही बात है। कैलकुलेशन एरर, मान लो हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम ह्यूमन है, हमसे गलती हो सकती है, लेकिन मशीन से गलती नहीं होगी, ऑटोमेटेशन करने से गलती नहीं होगी, भी बात सही है। ट्रांसक्रिप्शन एरर भी कम हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऑटोमेटेशन इम्प्रूव्स एक्यूरेसी एंड मिनिमाइज ऑल मैनुअल एरर्स। ऑटोमेटेशन सभी गलती जैसे डाटा एंट्री, कैलकुलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, इन सबको कम करता है। आगे बढ़ जाओ। इम्यूनोफ्लोरेसेंस किस उद्देश्य से किया जाता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस? इम्यूनोफ्लोरेसेंस का क्या पर्पस है? प्रोटीन डाइजेशन, एंटीजन लोकेलाइजेशन, बैक्टीरिया कल्चर या डीएनए रेप्लिकेशन। तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस किस उद्देश्य से किया जाता है, किस पर्पस से किया जाता है? ये किया जाता है एंटीजन लोकेलाइजेशन से। क्लियर बात है। फ्लोरोसेंट टैग्ड एंटीबॉडीज आर यूज्ड टू विजुअलाइज एंटीजन इन टिश्यू। टिश्यू में एंटीजन को देखने के लिए फ्लोरोसेंट टैग्ड एंटीबॉडीज का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज क्या होती है? व्हाट इज द मोबाइल फेज इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्या सॉलिड होती है मोबाइल फेज, गैस, लिक्विड या जेल? अब ये चीज़ ध्यान रखना, एक पिछला क्वेश्चन करा था उसमें गैस और लिक्विड साथ साथ थे, तो ये चीज़ आपने कर ली थी। अब दोनों अलग अलग हैं, हम बात भी कर रहे हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी की। ठीक है, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज जब भी पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर लिक्विड, सी। ठीक है, द मोबाइल फेज इज यूजुअली अ लिक्विड सॉल्वेंट दैट मूव थ्रू द कॉलम। मोबाइल फेज एक तरल सॉल्वेंट होता है जो कि कॉलम से होकर गुजरता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इम्यूनोकेमिस्ट्री में एलाइजा किस पर आधारित होती है? एलाइजा इन इम्यूनोकेमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन विच रिएक्शन? डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग, आरएनए पॉलीमराइजेशन या प्रोटीन सिंथेसिस। तो हम इम्यूनोकेमिस्ट्री में अगर एलिजा की बात करें, ये बेस्ड होती है एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग पर। क्लियर बात है। एलिजा डिटेक्ट स्पेसिफिक एंटीजन्स यूजिंग एंटीबॉडी एंजाइम रिएक्शन। ठीक है,
एलाइजा में एंटीजन को पहचानने के लिए एंटीबॉडी एंजाइम अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रोमेट्री में एब्जॉर्बेंस का सीधा संबंध किससे होता है, ठीक है। एब्जॉर्बेंस यानी लाइट की एब्जॉर्बेशन होती है स्पेक्ट्रोमेट्री में, इसका सीधा संबंध किससे होता है, यानी पूछा जा रहा है एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके द्वारा है, ठीक है। एब्जॉर्बेंस इन स्पेक्ट्रोमेट्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, टाइम, वेवलेंथ। अब बताओ बच्चे गलती कहाँ करोगे, वेवलेंथ में, तो ये राइट आपका आंसर राइट नहीं होगा, ठीक है। हम बात करें स्पेक्ट्रोमेट्री में एब्जॉर्बेंस की, तो एब्जॉर्बेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो होता है कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा लाइट का एब्जॉर्बेशन बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो लाइट का एब्जॉर्बेशन भी डिक्रीज हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में हम जब भी बात करेंगे किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो कंसंट्रेशन के। अकॉर्डिंग टू बियर्स लॉ एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ठीक है। बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ लगाते हैं ना, तो बियर्स लॉ के अनुसार एब्जॉर्बेंस एकाग्रता के सीधे एकाग्रता बोले तो कंसंट्रेशन के सीधे अनुपात में होता है। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में ऑटोमेटेशन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑटोमेटेशन इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, स्लो डाउन टेस्टिंग, मैनुअल एनालिसिस, इंक्रीज एरर या इंक्रीज एफिशिएंसी या रिड्यूस ह्यूमन एरर। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुत बारे क्वेश्चन में करा चुका हूँ, ठीक है। ऑटोमेशन में टेस्टिंग फास्टर, मोर रिलायबल, रिड्यूस मैनुअल मिस्टेक्स, ठीक है। ऑटोमेशन से परीक्षण तेज, भरोसेमंद और कम मानवीय गलती होती है। पीसीआर के कितने चरण होते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको ट्रिक बताई है, इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। क्या याद रखना है आपको, DAE, ठीक है। डीनेचुरेशन, एनलिंग, एक्सटेंशन, 3 स्टेप होते हैं, क्लियर बात है। पीसीआर है में 3 स्टेप, डीनेचुरेशन, एनलिंग एंड एक्सटेंशन। पीसीआर के मुख्य 3 चरण होते हैं, डीनेचुरेशन, एनलिंग और एक्सटेंशन। क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग, ब्लड क्लॉटिंग, कंपोनेंट सेपरेशन या हीट रेगुलेशन, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, कंपोनेंट सेपरेशन के लिए करते हैं, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी सेपरेट्स कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन देयर एफिनिटी टू फेजेस, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी मिश्रण के घटकों को उनके फेजेस एफिनिटी के आधार पर अलग करता है, ये चीज़ ध्यान रखना। पीसीआर में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का उपयोग किसमें होता है, इन पीसीआर द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इज यूज्ड व्हिच टाइप। पीसीआर में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम किस टाइप के लिए यूज़ करते हैं, QPCR, RT-PCR, रैपिड पीसीआर या नेस्टेड पीसीआर, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का उपयोग हम कहाँ करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को हम बोल क्या सकते हैं, R फॉर रिवर्स, T फॉर ट्रांसक्रिप्टेज, और इसी को बोल देते हैं RT-PCR टेस्ट, ठीक है। आपने अभी कोविड वगैरह का माहौल था तो उसमें आपने सुन रहे होंगे RT-PCR, तो RT-PCR ही हम यूज़ करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसमें RT किसके लिए स्टैंड करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए, क्लियर बात है। तो नाम से ही पता कर लोगे कि पीसीआर में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हम RT-PCR के लिए यूज़ करते हैं। RT-PCR इज यूज टू एम्पलीफाई RNA बाय कन्वर्टिंग देम इनटू DNA यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। RT-PCR में RNA को पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से DNA में बदला जाता है, फिर उसे एम्पलीफाई किया जाता है। फ्लेम फोटोमीटर में किस तत्व का उत्सर्जन का रंग पीला होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। विच एलिमेंट गिव येलो कलर इमिशन इन फ्लेम फोटोमीटर, ठीक है। फ्लेम फोटोमीटर के अंदर येलोइश कलर का इमिशन उत्सर्जन कौन सा तत्व करता है, पोटेशियम करता है, सोडियम, कैल्शियम या लिथियम, ठीक है। तो फ्लेम फोटोमीटर के अंदर किस तत्व का उत्सर्जन का रंग येलोइश होगा, वो होता है सोडियम, Na+, क्लियर बात है। सोडियम इमिट्स येलो फ्लेम ड्यू टू एक्सीटेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन की एक्सीटेशन से पीला रंग देता है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग किसके लिए किया जाता है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, एनालाइजिंग मॉलिक्यूलर वेट, काउंटिंग बैक्टीरिया या pH मेजरमेंट। अब बताओ, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। स्पेक्ट्रोमेट्री हम क्यों करते हैं, एनालाइजिंग मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। इट हेल्प डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट एंड स्ट्रक्चर बाय आयनाइजिंग कंपाउंड, यह यौगिकों की आयनीकृत करके उनका भार यानी मॉलिक्यूलर वेट और संरचना बताता है। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री आप हमेशा याद रखना किस लिए करते हैं, एनालाइजिंग मॉलिक्यूलर वेट, क्लियर बात है। कौन सा टेस्ट कार्डियक मार्कर के रूप में उपयोग होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा टेस्ट कार्डियक मार्कर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, विच टेस्ट इज यूज्ड एज अ कार्डियक मार्कर, ALP, क्रेटनिन, ट्रोपाई या एमाइलेज, ठीक है। कार्डियक मार्कर के बारे में बात करूं तो वो होता है ट्रोपोनिन आई या ट्रोपाई, जिसको हम बोलते हैं
ट्रोपोनिन आई इज अ सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक मार्कर ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, यानी हार्ट अटैक आने से पहले या हार्ट अटैक आने के बाद संवेदनशील और विशिष्ट मार्कर क्या होता है? ट्रोपोनिन आई। यानी हार्ट अटैक का सीधा संबंध हम कौन सा टेस्ट लगा सकते हैं? ट्रोपोनिन आई। डीएनए क्वांटिफिकेशन के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? विच डिवाइस इज यूज फॉर डीएनए क्वांटिफिकेशन? ये अच्छा क्वेश्चन है। डीएनए क्वांटिफिकेशन अगर करना हो तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सेंट्रीफ्यूज, कलरीमीटर या फ्लेम फोटोमीटर। अब बताओ, तो डीएनए क्वांटिफिकेशन अगर हमें करना हो तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एस 260 nm वेवलेंथ क्वांटिफाइज डीएनए। 260 nm पर डीएनए की मात्रा मापने के लिए हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का उपयोग करते हैं। बायोरेट मेथड किसके लिए उपयोग की जाती है? बायोरेट मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज, यूरिया, प्रोटीन, क्रेटिनिन। अब बताओ, बहुत बार ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, बात करूँगा बायोरेट मेथड की। तो ये हमेशा किसके लिए करते हैं सर? प्रोटीन डिटेक्शन के लिए। क्लियर बात है। बायोरेट डिटेक्ट पेप्टाइड बॉन्ड्स इन प्रोटीन्स यूजिंग कैल्शियम प्लस कॉपर आयन, ठीक है। बायोरेट विधि कॉपर +2 आयन से प्रोटीन की पेप्टाइड बॉन्ड्स को पहचानता है। ये चीज़ क्लियर है। क्लिनिकल लैब में इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द एम ऑफ इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल IQC इन लैब्स? इंक्रीज रेट, मेंटेन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, सैंपल कंटामिनेशन या रिएजेंट स्टोरेज। अब बताओ, तो क्लिनिकल लैब में हम जब भी इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? मेंटेन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है। IQC इंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स ओवर टाइम। IQC यह सुनिश्चित करता है कि रिपोर्ट हमेशा सटीक हो, विश्वसनीय हो। क्लियर बात है। एबीजी टेस्ट करते हैं ना, आर्टेरियल ब्लड गैस में सबसे पहले कौन सा पैरामीटर चेक होता है? विच पैरामीटर इज फर्स्ट चेक इन एबीजी? ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। आर्टेरियल ब्लड गैस में सबसे पहले कौन सा पैरामीटर चेक किया जाएगा? विच पैरामीटर इज फर्स्ट चेक्ड इन एबीजी? HCO3-, PCO2, pH या Na+, ठीक है। तो एबीजी हम क्यों करते हैं? एट्रियल ब्लड गैस, इसके अंदर हम सबसे पहले कौन सा पैरामीटर चेक करेंगे? pH को। क्लियर बात है। pH रिफ्लेक्ट्स द एसिड बेस स्टेटस ऑफ ब्लड सॉरी, pH खून की एसिड बेस स्थिति को दर्शाता है, इसलिए सबसे पहले चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, एबीजी के अंदर हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे सर? pH को चेक करेंगे। क्लियर बात है। पीसीआर में थर्मल साइक्लर का क्या कार्य होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थर्मल साइक्लर इन पीसीआर? पीसीआर में थर्मल साइक्लर का क्या फंक्शन होता है? डीएनए कटिंग, प्रोटीन एनालिसिस, टेम्परेचर साइक्लिंग या आरएनए एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो पीसीआर में अगर हम बात करें थर्मल साइक्लर की, तो इसका क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन होता है टेम्परेचर साइक्लिंग। चेंजेस टेम्परेचर फॉर डीनेचुरेशन, एनलिंग एंड एक्सटेंशन स्टेप्स, ठीक है। 3 स्टेप बताए थे पीसीआर के, डीनेचुरेशन, एनलिंग और एक्सटेंशन। इसमें थर्मल साइक्लर क्या करता है? चेंज कर देता है टेम्परेचर को। क्लियर बात है। पीसीआर में थर्मल साइक्लर तापमान बदलता है ताकि डीएनए के अलग अलग चरण पूरे हो सकें। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पीसीआर में थर्मल साइक्लर का क्या फंक्शन होगा? पीसीआर में थर्मल साइक्लर का फंक्शन होगा टेम्परेचर साइक्लिंग का। क्लियर बात है। क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज क्या होती है? व्हाट इज द स्टेशनरी फेज इन क्रोमेटोग्राफी? क्रोमेटोग्राफी हम कर रहे होते हैं, उसके अंदर स्टेशनरी फेज क्या होगी? गैस, लिक्विड, सॉलिड या नन ऑफ द दिस। तो स्टेशनरी फेज क्या होगी? ये चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज क्या होगी? सॉलिड होगी। क्लियर बात है। स्टेशनरी फेज इज नॉन मूविंग फेज दैट हेल्प सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। स्टेशनरी फेज क्या होती है? अचल अवस्था। अचल अवस्था गैस तो होगी नहीं, गैस मूव करती रहेगी। 2 चीज़ बताई, एक स्टेशनरी बताई, एक मोबाइल बताई, ठीक है। मोबाइल अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिक्विड बताया था, ठीक है। स्टेशनरी मतलब जो रुका रहे, मोबाइल मतलब मोबाइल एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। स्टेशनरी मतलब स्टेबल रहे। स्टेबल क्या रह सकता है? गैस तो हो नहीं सकता, लिक्विड हो नहीं सकता, सॉलिड स्टेबल रह सकता है एक जगह पर, ठीक है, जब तक हम उसको खुद से मूव ना कराएं। तो स्टेशनरी फेज होता है नॉन मूविंग फेज, ठीक है। दैट हेल्प इन सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, यह वह अचल अवस्था होती है जो मिश्रकों के घटकों को अलग करने में हेल्प करती है। तो ये आपका लास्ट क्लास था। टोटल 300 क्वेश्चन हमने भी किस में कर लिए सर? बायोकेमिस्ट्री में। साथ के साथ इसके 1 लाइनर्स में भी लगभग 250 to 300 1 लाइनर्स हैं। टोटल 600 प्लस यहाँ भी कर लिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक बार फिर से जिनका NHM का पेपर अच्छा गया है उनको बहुत बहुत बधाई, उनके आगे भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है।
बाकी जिनका एग्ज़ाम बचा हुआ है वो साथ में जुड़े रहेंगे और कमेंट करके बता देंगे कि कल या परसों से बाकी बचे हुए कौन से हम टॉपिक से स्टार्ट करें, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। वीडियो में पसंद आई हो, कुछ भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है। लाइक से सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। आपका दिन शुभ हो।